बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अमेरिका को वाज़ेह और दो टोक पैगाम दे दिया है। इसराइल के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, मुसलमानों पे जो मजालिम हो रहे हैं, कश्मीर के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट बात मगरबी मीडिया में की है। हमें इंसानी हकूक़ के बारे में मत सिखाओ जब तक तुम ये नहीं बोल सकते। समराइज करके बताता हूँ, वज़ीर आज़म का तकरीबन 48 से 50 मिनट का इंटरव्यू, ये एक लंबा इंटरव्यू था मिडल ईस्ट आई को। मैं उसको समराइज करके आपके सामने रखने लगा हूँ कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात हुई है, क्या इंपॉर्टेंट वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट्स दी हैं। नंबर 1, अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से कुछ पॉइंट्स। तालिबान के साथ पूरी दुनिया को बात करनी पड़ेगी। तालिबान को अगर हमने पुश किया बहुत ज़्यादा कि ये भी करो, ये भी करो, ये भी करो, यूं भी करो, तो उनके अंदर जो हार्ड लाइनर्स हैं उनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे। 20 साल की उन लोगों ने स्ट्रगल की है, लोगों ने जाने दी हैं, वो अब ये एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें भी हुकूमत में हिस्सा मिलेगा। ज़्यादा हमने अपनी मिसाल दी कि मैंने 22 साल जब स्ट्रगल करके हुकूमत हासिल की, तो मुझसे भी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी जिन्होंने मेरे साथ स्ट्रगल की हुई थी, खून पसीना उस तरह उस सेंस में तो नहीं बहाया, लेकिन स्ट्रगल की है, उन्होंने तो खून बहाया वहां पे, तो वो भी एक्सपेक्ट करते हैं। तो तालिबान के लिए अंदर भी प्रॉब्लम्स मौजूद हैं, अपने इनसाइड भी प्रॉब्लम मौजूद हैं। अगर हम उन्हें बाहर से ज़्यादा पुश करेंगे, ये करो वो करो, फलां को फलां ये वो, तो प्रॉब्लम्स होंगे, उनके अंदर दरारें आ जाएंगी और फिर अफगानिस्तान उस केओस में चला जाएगा, जिसकी वजह से जिसका स्पिल ओवर पाकिस्तान में आएगा। पाकिस्तान के ऊपर जो इल्ज़ाम आता है कि पाकिस्तान ने कुछ किया है, वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि बहुत अच्छा हो गया कि खूनरेज़ी के बगैर इंतकाल इक़्तिदार हो गया पुरअमन तरीके से। इससे क्या हुआ कि पाकिस्तान पर जो इल्ज़ाम लगता था वो ख़त्म हो गया। अगर खूनरेज़ी होती तो इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आता। क्या पाकिस्तान ने कहा था अफगानिस्तान की 3 लाख की फौज को कि लड़े बगैर हथियार डाल दे? इसकी वजह यह है कि गनी एक करप्ट इंसान था, उसकी हुकूमत करप्ट थी और कठपुतली हुकूमत थी, और अफगानिस्तान की हिस्ट्री है कि वो करप्ट और कठपुतली लोगों को तस्लीम नहीं करते। ये वजह है कि 3 लाख की फौज ने लड़ने से इनकार कर दिया था। दूसरा पॉइंट, अमेरिका के हवाले से, अमेरिका सदमे में है, शौक में है, हैरान है, परेशान है, उसे समझ नहीं आ रही। तो अमेरिका को पैगाम, अमेरिका को खुद को संभालना पड़ेगा, खुद को जोड़ना पड़ेगा, खुद को इकट्ठा करना पड़ेगा। अमेरिका सोच रहा था कि हम जमहूरियत ले आए हैं, अफगान एक कौम बन गई है, औरतों को आज़ादी मिल गई है, हकूक मिल गए हैं, लेकिन जैसे ही तालिबान वापस इक़्तिदार में आ गए, अमेरिका सदमे में है, अमरीकी सदमे में है। अमेरिका को अपने आप को संभालना पड़ेगा। ये वज़ीर-ए-आज़म का वाज़िया पैगाम है अमेरिका के लिए कि निकल आओ इस सदमे से, इस दुख से। जो उनकी सेनेट हियरिंग हुई थी उसके हवाले से कहा कि लोगों को पता ही नहीं है, सब सदमे में है, दुख में है, गुस्से में है। इस टाइम अमेरिकी गुस्से में है। वज़ीर-ए-आज़म से जब सदर बाइडन के हवाले से सवाल किया गया कि आपकी उनसे बात हुई है या नहीं, तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि नहीं बात हुई। तो जो इंटरव्यू करने वाला था वो कहता मैं हैरान हूं, क्योंकि अमेरिका माने या ना माने आपका असर और सूख तो अफगानिस्तान में है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमेरिका सदमे में है। मैं सेनेट की हियरिंग सुन रहा था, वहां पे सदमे की सी कैफियत है, उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि उन्हें मिसलीड किया गया था। ये एक और चपेड़ अमेरिका को लगाई, अमेरिकी जर्नैलों को इस बार लगाई। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं अमेरिकी जर्नैलों ने मिसलीड किया है। वो ये कहते रहे हमें और हथियार दें और फौज दें, हम ये जंग जीत जाएंगे। यानी ये अमेरिकी सिविल इंतजामिया को बेवकूफ़ बनाते रहे अमेरिकी जर्नैल। ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सारी बात को समराइज कर लें तो ये इसका मतलब निकलता है। $2 ट्रिलियन वहां पे गटर में बहा दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने ये वाज़िया कहा, अमेरिका का पैसा लगा है ना, $2 ट्रिलियन आपने डाउन द ड्रेन फेंक दिए हैं, गटर में बहा दिए हैं लिटरली। क्योंकि जाहिर है अगर सूरत हाल वही होनी है जो 20 साल पहले थी, अगर आपने पाबंदियां लगानी हैं, अगर आपने सख्ती करनी है फिर से, तो वही होगा, फिर वही मार धाड़, वही लाखों लोग मरेंगे, वही सूरत हाल, वही स्पिल ओवर पाकिस्तान में होगा। तो आपने फिर $2 ट्रिलियन 2000 अरब डॉलर क्यों गटर में बहाए हैं? क्या अमेरिका ये चाहता है? दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा अमेरिका कि 20 साल हमने यहाँ पे एक लिहाज से झक मारी है और अब हम 20 साल बाद वहीं पे छोड़ के जा रहे हैं अफगानिस्तान जहां हम आए थे, सिर्फ $2 ट्रिलियन हमने गटर में बहा दिया है। तो वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें और अमेरिका को ये पैगाम भेजे हैं कि आप दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, मतलब आप एक सुपर पावर हैं और आप कहेंगे कि 20 साल में हमने ये निकाला है वहां से। टीटीपी के ऊपर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने शॉर्ट में अपनी बात दोबारा दोहराई कि टीटीपी हमारे खिलाफ इसलिए हुई थी, और बहुत सारे 50 अगर ग्रुप हैं तो उसमें कुछ ऐसे भी थे। फॉर एग्जाम्पल, एक जगह हमला किया गया, ड्रोन हमला, जब उन लोगों ने जनाजा उन लोगों का पढ़ाया जो ड्रोन हमले में शहीद हुए थे, तो उस जनाजे पर हमला कर दिया गया। शादियों पर हमले हुए, स्कूलों पर हमले हुए, यानी मदारिस पे। इसकी वजह से बहुत सारे लोग गुस्से में आके बदले की आग में जलते हुए जाके मिल गए थे उन ग्रुप्स के साथ। हम उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, ये समझ लें, हार्डन्ड क्रिमिनल से बात नहीं हो रही, उन लोगों से जो
अपने लोगों का, अपने माँ बाप, बच्चों, बहन भाइयों, इनका बदला लेने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर उनके साथ ज्यादती तो हुई है। और आपको पता है कि एक हमारे कबायली इलाके का कल्चर है कि वहां पे एक कत्ल अगर कोई हो जाए तो ये नस्लों तक लड़ाई जाती थी। इनका कल्चर है, बदला लाजमी लेते हैं। और ये वज़ीर आज़म ने भी बताया कि इसका रिलीजन से कोई ताल्लुक नहीं है, ये वहां का कल्चर है कि जब कोई किसी को मारता है तो बदला लाजमी लिया जाता है। हम उन लोगों को बात करके दोबारा से अपने मुफीद शायरी बनाना चाहते हैं। तो उसने फौरन सवाल दाग दिया कि अमेरिकी CIA अगर आपसे तकाजा करता है यहाँ पे अड्डे देने का तो आपका क्या जवाब होगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमेरिका को किसी अड्डे की यहाँ ज़रूरत नहीं है, हम किसी जंग का हिस्सा बनेंगे ही नहीं। अमेरिका की जंग में शामिल होकर जितना नुकसान पहले ही पाकिस्तान ने उठाया, इतना किसी ने भी नहीं उठाया। हमारी मैशत तबाह हो गई, 80,000 जानें हमने गंवा दी, $150 अरब का हमने नुकसान किया। पाकिस्तान का तो 9/11 से कुछ लेना देना ही नहीं था, फिर भी हमें कुर्बानी का बकरा बनाया गया। अभी भी सेनेट की कार्रवाई में पाकिस्तान के हवाले से बात हो रही है। पाकिस्तान में महफूज पनाहगाहें हैं। अमेरिका तो चलती गाड़ियों पर हमले करता रहा है, तो वो महफूज पनाहगाहें जो दहशतगर्दों की पाकिस्तान में थी वो अमेरिका को क्यों नजर नहीं आई। चीन के ताल्लुकात के हवाले से सवाल पर वज़ीर आज़म ने प्रिसाइज जवाब दिया। दोस्त वो होता है जो मुश्किल में काम आता है। चीन ने हमें हमेशा हमारे अच्छे बुरे हालात में हमारा साथ दिया है। मुश्किल से मुश्किल हमारे ऊपर हालात आए हैं, चीन हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो फौरन उसने सवाल किया, और यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट, यहाँ से मुस्लिम उम्मा की तर्जुमानी शुरू होती है। अब चीन की जैसे ही बात आई तो यहाँ पे एकदम आपको पता है कि मगरबी मीडिया में पकड़ने की कोशिश की जाती है पाकिस्तान को कि उइगर मुस्लिम्स की बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप मुस्लिम दुनिया के एक बड़े लीडर हैं, लेकिन आप एक पड़ोसी मुल्क में मुसलमानों के ऊपर होने वाले जुल्म पे खामोश हैं। यानी उइगर मुस्लिम्स के ऊपर इनके सवाल के मुताबिक जो जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान का सरबराह खामोश है उस पर। वज़ीर आज़म ने अब सही पॉइंट पकड़ा है। वज़ीर आज़म कहते हैं कि पीटर, मुझे इंसानी हकूक़ के हवाले से जो सिलेक्टिव आप करते हैं ना, यानी मन चाही इधर बात करेंगे, इनकी नहीं करेंगे, उधर करेंगे, उधर नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये मुझे गैर इखलाकी चीज़ महसूस होती है। एक हमारा हमसाया चीन है, एक हमसाया भारत है। 9 लाख फौज ने 80 लाख लोगों को ओपन प्रिजन में रखा हुआ है। लाखों कश्मीरियों को कत्ल किया जा चुका है। जो जुल्म वो कश्मीर पे कर रहे हैं, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें चीख चीख के बता रही हैं, लेकिन भारत पर जर्रा बराबर भी तनकीद नहीं की गई। भारत में वो अक़लियतों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, लेकिन कोई तनकीद नहीं हो रही भारत पे। भारत में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, आसाम में मुसलमानों के साथ पर्टिकुलरली क्या हो रहा है। उन्होंने ऐसी कानून साजियां की हैं, नस्ल परस्त हुकूमत है वहां पे। एकदम वो टोकता है इंटरव्यू करने वाला और कहता है हाँ कश्मीर एक संजीदा मसला है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आप पहले उइगर्स पे बात करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन के साथ हमारी बातचीत हुई है, बिहाइंड क्लोज डोर्स हुई है बातचीत। वो हमारा क्योंकि दोस्त मुल्क है, हर मुश्किल में हमारे काम आता है, तो हम उनके साथ जो भी मामला होते हैं वो बिहाइंड क्लोज डोर्स डिस्कस करते हैं। वज़ीर आज़म ने ये नहीं कहा कि मसला नहीं है, हम आपकी बात नहीं मानते, लेकिन वज़ीर आज़म ने यहाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मुसलमानों का हाल पूरी दुनिया में बुरा है। शाम देख लें, लिबिया देख लें, इराक देख लें, जिधर चले जाएं मुसलमानों का बुरा हाल है। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि ये हमारा डिस्प्यूटेड मसला है कश्मीर, हम इस पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, हम कश्मीर पे फोकस कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि दुनिया इसका नोटिस ले। जब दुनिया इसका नोटिस लेगी, यानी पहले तुम कश्मीर पे बात करोगे, फिर हम मानेंगे कि बाकी जगह पे भी तुम्हें इंसानी हकूक़ की पेट में दर्द हो रही है, वरना हम नहीं मानेंगे। वरना ये सिलेक्टिव जो तुम बातें करते हो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये पाकिस्तान का अब दुनिया को पैगाम है, ये दुनिया के लिए पैगाम है कि अब हमें ये ना बताओ कि इधर इंसानी हकूक़ उधर इंसानी हकूक़। पहले कश्मीर पे बात करो, वहां तुम्हें नजर आती हैं अगर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्दियां, फिर हम बात करेंगे तुमसे किसी और चीज़ पे। और यहाँ पे मगरिब फंस जाता है कश्मीर के हवाले से। दुनिया को ऐसे लगता है कि कश्मीर पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान के मफादात का मसला है। ज़्यादा ने कहा नहीं, ये इंसानी हकूक़ का मसला है। हमने तो यहाँ तक ऑप्शन दे दिया है कि कश्मीरी चूज़ करें कि वो आज़ाद रहना चाहते हैं बिल्कुल, तब भी उनको हक ज़रूर मिलना चाहिए। तो पाकिस्तान हर रिजल्ट के लिए ओपन है, कश्मीरी बस चूज़ करें, फैसला कश्मीरियों का होना चाहिए। ज़्यादा हम कहते हैं कि हमने यूनाइटेड नेशन में बात की, मैंने खिताब भी वहाँ पे किए, ईस्ट तैमूर को हक दिया गया इस्तिस्वाब राय का, लेकिन कश्मीर को नहीं दिया जा रहा, क्योंकि भारत एक बड़ी मंडी है, तो भारत को हर किस्म की छूट मिल जाती है। फिर वो सवाल करता है कि भारत और इसराइल के दरमियान गठजोड़ कितना खतरनाक है। तो वज़ीर आज़म कहते हैं कि आप यहीं से समझ लें कि जो 5 अगस्त 2019 को मोदी ने किया था, उससे पहले वो इसराइल जाता है और इसराइल से वापसी पे आके ये काम कर देता है। इसका मतलब है कि वो वही कर रहा है जो इसराइल ने वहां पे किया है फलस्तीनियों के साथ, यानी उनको जैसे वो दबा रहे हैं कि कोई आवाज ना उठ सके, कोई इनके खिलाफ ना बोल सके, जैसे बस्तियों को वो आबाद कर रहे हैं, यही काम अब मोदी कश्मीर में कर रहा है। यानी इसराइल और भारत का ये गठजोड़ है और सेम मनसूबाबंदी के तहत ये चल रहे हैं।
वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि चूंकि भारत को यहाँ पे चीन के खिलाफ एक मज़ामती कुव्वत समझा जाता है, इसलिए भारत के हर गुनाह से सरफ नज़र कर दिया जाता है, आंखें बंद कर ली जाती हैं। शायद कश्मीर में दुनिया में और कहीं भी इतनी बुरी सूरत हाल नहीं है जो कश्मीर में है। इसराइल जो कर रहा है वो आप कह सकते हैं, और फिर कश्मीर की आप सूरत हाल देखें। फिर वज़ीर-ए-आज़म से सवाल पूछा गया कि क्या किसी ने आपको इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला है, किसी मशरिक़ वस्ता के मुल्क ने, किसी मिडिल ईस्टर्न कंट्री ने? वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। अब इस्लामोफोबिया में बड़ी इंपॉर्टेंट वज़ीर-ए-आज़म ने बातें की, और थोड़ी सी आप मेरी भी सुन लेंगे तो शॉर्ट में आपको समझ आ जाएगा। उसने सवाल किया कि आपने किताब भी लिखी थी इस्लामोफोबिया के हवाले से, उसमें आपने जिक्र भी किया, मैंने पढ़ी भी है, तो आप क्या कहते हैं इस्लामोफोबिया के हवाले से? यानी जो मुसलमानों से नफरत करते हैं मगरिब में ज़्यादातर। हम कहते हैं कि मसला ये है कि इसके लिए मैं मुसलमान हुक्मरानों को भी जिम्मेदार ठहराता हूँ। पहली बात तो यह कि मुसलमान क़यादत ने इस बात की इजाज़त क्यों दी कि इस्लाम को दहशतगर्दी से नत्थी किया गया? 9/11 जब हुआ तो मुझे फ़ोन आया एक सहाफ़ी का कि आपको शर्म आ रही है, आप शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं जो ये हुआ है। हम कहते हैं कि 1.3 अरब मुसलमान, और ये कहा जा रहा है जी कि मुसलमान जो है वो ये कोई रेडिकल इस्लाम है। हम कहते हैं एक इस्लाम है जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्लाम है, कोई और इस्लाम नहीं है, कोई रेडिकल इस्लाम नहीं है, कोई मॉडरेट इस्लाम नहीं है, इस्लाम एक ही है। हाँ, हर सोसाइटी में कुछ इंतहा पसंद होते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने एक मिसाल दी, जो न्यूजीलैंड में एक बंदा घुसता है मस्जिद में, मार देता है बंदों को। अब आप उससे क्या पूरी सोसाइटी को बुरा कहना शुरू कर देंगे? वज़ीर-ए-आज़म ने एक और भी मिसाल दी, और इस तरह वज़ीर-ए-आज़म ने समझाने की कोशिश की कि आप किसी सोसाइटी के जो वर्ड्स बंदे हैं उससे आप ये नहीं कह सकते कि ये सोसाइटी है ये इसी को मानती है, ऐसा नहीं है। हर सोसाइटी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, रिलीजन बुरा नहीं है, इस्लाम बुरा नहीं है, इसको बुरा मत कहें। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मैं अपने बच्चों की वजह से मेरा बरतानिया बहुत आना जाना था, तो जब कोई ऐसा वाक़या होता था दुनिया में कहीं भी, लोग दुआ करना शुरू कर देते थे कि कोई मुसलमान ही ना हो इसके पीछे। इतना खौफ था लोगों में। जब ये इस्लाम को नत्थी कर दिया गया दहशतगर्दी से, तो मगरिब में जो लोग थे वो कैसे तफरीक करते किसी इंतहा पसंद में और किसी म्याना रो में? नहीं हो सकती थी। जिसकी वजह से जहां कोई दाढ़ी वाला बंदा नजर आया, कोई स्कार्फ वाली औरत नजर आई, उनको डायरेक्ट इस्लामोफोबिया का निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मैं अभी उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिनको कत्ल ही कर दिया गया। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको गालियों का और बुरे अल्फाज का सामना करना पड़ा। ये तो वाकई डे टू डे होता है मगरिब में, ये तो अब मुसलसल चलता है, ये मुसलमानों को इसका सामना तो है। आज़म कहते हैं कि ये सरासर ज्यादती थी और मुसलमानों की क़यादत को इस बारे में बात करना चाहिए थी। इस सारी चीज़ की शुरुआत हुई थी सलमान रुश्दी से, जो उसने किया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसने तौहीन की थी। ये आज़ादी इज़हार राय नहीं था। लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में किताबें लिखते हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ वाक़यात लिखे जाते हैं, आप उसे एग्री करते हैं नहीं करते, लेकिन आप उनका तमस्खुर उड़ाएं, आप उनकी तज़हीक करने की कोशिश करें, तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। ये आज़ादी इज़हार राय नहीं है। मगरिब को ये समझ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मगरिब में मज़हब को कैसे देखा जाता है और मैं अंडरस्टैंड करता हूँ मगरिब को, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन्हें नहीं पता कि हमारे लिए मज़हब कितना ज़रूरी है, हमारे लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने ज़रूरी हैं, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि उनकी कोई तौहीन करे। सलमान रुश्दी ने जो बातें की वो इंतहाई गिरी हुई बातें थीं। तो मुसलमानों की क़यादत को ये कहना चाहिए था कि कुछ डिफ़ाइन कर लें, जैसे होलोकॉस्ट पे कुछ मगरबी ममालिक में आप इस पर बात करें, किसी भी कोई फैक्ट को डिस्प्यूट करें, आपको जेल में डाल सकते हैं। ऐसा ही कर दें कि जिस भी चीज़ से किसी कम्युनिटी को तकलीफ पहुंचती है वो बैन होगी, उस पर कुछ सेंटेंस रख दें, किसी तरीके से इसको काउंटर करें, डिटरेंस पैदा करें। जैसे ब्लास्फेमी लॉ की वज़ारत ने बात की कि ये ब्रिटिश ने बनाया था हिंदुस्तान में, क्योंकि वहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग थे, एक दूसरे पे मज़हब की तौहीन का इल्ज़ाम लगा के कत्लो गारत हो जाती थी, लड़ाइयाँ हो जाती थी, दंगे फसाद हो जाते थे। तो उन्होंने इसको रोकने के लिए कानून बना दिया कि तुम खुद नहीं करोगे, कानून बन गया है, कोई कानून बना दें। कानून डिटरेंस के लिए इस्तेमाल होगा, कानून किसी को रोकने के लिए, आज़ादी इज़हार पे कदगन के लिए इस्तेमाल नहीं होगा। जिस भी चीज़ से किसी दूसरी कम्युनिटी को तकलीफ पहुंचती है वो नहीं करनी चाहिए। फिर इमैनुअल मैक्रोन के हवाले से कहा गया कि उसने इंतहाई दाएं बाजू के लोगों की निशानदेही की, इस्लामोफोबिया का हवाला दिया उसने इसमें। तो माजी में जो कुछ भी हुआ है उसके मुकाबले में ये तो एक बहुत बड़ा इकदाम है, यानी इमैनुअल मैक्रोन जो कर रहा है वो तो इस्लामोफोबिया को एक नए लेवल पे ले गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ बातें की हैं फ्रांस के हवाले से। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि इमैनुअल मैक्रोन को पता ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है कि जिस साइकिल में वो फंसने जा रहा है वो ये सख्ती करेगा। अब जितना दबाएंगे वहाँ से कोई रिएक्शन आएगा, कोई नाइफ क्राइम हो जाएगा कुछ, दूसरी तरफ से फिर ज़्यादा रिएक्शन आएगा, ज़्यादा सख्ती होगी, फिर वो वहाँ से रिएक्शन आएगा और ये बढ़ता जाएगा। और ये एक विशियस साइकिल है जिसमें ये फंस रहे हैं, ये रुकेगा नहीं, ये साइकिल ऑफ वायलेंस बन जाएगा। इसका ये तरीकाकार नहीं है।
ज़्यादा हम कहते हैं या तो आप सारे मुसलमानों को निकाल दें, जैसे स्पेन से किया था, सारे मुसलमानों को निकाल दिया गया था। ये वो हिस्टोरिकल चपेड़ मारी है मगरिब को कि तुम लोग इतने रेसिस्ट हो कि तुमने सारे मुसलमानों को उठा के स्पेन से निकाल दिया था। जो जुल्म तुम लोगों ने किया था, तारीख में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो ज़्यादा हम कहते हैं इसका एक ही तरीका है, जिस भी चीज़ से तकलीफ पहुंचती है कम्युनिटी को, उसके खिलाफ कोई कानून बना दें, आप मसला हल कर लेंगे, वरना ये साइकिल है, आप इससे नहीं निकल सकते। और फिर एंड में वज़ीर-ए-आज़म ने माहौलियाती तब्दीली के हवाले से इंपॉर्टेंट बातें की कि पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान तो 1% से ज़्यादा भी इमिशंस नहीं जारी करता, तो पाकिस्तान कंट्रीब्यूशन कम कर रहा है और उसको ठीक करने के लिए काम ज़्यादा कर रहा है। 1 अरब दरख्त पाकिस्तान पहले लगा चुका था, अब 10 बिलियन की तरफ हम जा रहे हैं। पाकिस्तान अपनी एनर्जी को रिन्यूएबल्स की तरफ लेके जा रहा है और इस तरह की सारी बातें वज़ीर-ए-आज़म ने की। वज़ीर-ए-आज़म ने लंदन जाने के हवाले से भी बात की कि जो क्लाइमेट के हवाले से हो रहा है वहाँ पर भी मैं जाऊँगा। और क्रिकेट के हवाले से शॉर्ट उन्होंने कहा कि बरतानिया और न्यूजीलैंड ने, दोनों टीमों ने खुद को लेट डाउन किया है। जो उन्होंने किया है, वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मैं इसीलिए बोला नहीं हूं कि उन्होंने अपने आप को लेट डाउन किया, इसमें पैसा इन्वॉल्व है, इंडिया कंट्रोल कर रहा है टीमों को। एक झूठी खबर पे न्यूजीलैंड भी चला गया, और जो यूके के बोर्ड ने किया है वो तो ज़ाहिर है हमें साफ पता है कि, और इस वाले से वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं मैं इसलिए बोला भी नहीं हूँ कि दे हैव लेट देमसेल्व्स डाउन। तो ये नाज़रीन बातें हैं। वाज़िया तौर पर अमरीका को भी पैगाम है कि अपने आप को संभलो, थोड़ा सा गुस्सा थोड़ा नीचे लाओ, असेस करो सिचुएशन को, तो तुम्हें पता चल जाएगा हुआ क्या तुम्हारे साथ। तुम लोगों को मिसलीड किया गया है। और इस्लामोफोबिया के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म ने फ्रांस के हवाले से भी ज़बरदस्त बात कर दी है, और कश्मीर का मुकदमा भी पेश कर दिया, और मुसलमान हुक्मरानों को भी बताया कि हम बोलेंगे तो लोगों को समझ आएगा कि इस्लामोफोबिया कैसे रुक सकता है। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।